हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिटेल्ड रिविजनरी सेशन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं रिवीजन शेयर कैपिटल रिवीजन पार्ट 4 लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। एंड इसके साथ हम लोग बैलेंस शीट, कंपनीज बैलेंस शीट का फुल रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे समझते हैं। जब जब कंपनी ने इशू किया था, जब कंपनी ने शेयर्स को इशू किया था, अपने शेयर होल्डर्स को इशू किया था इंस्टॉलमेंट में, जब इशू किया था इंस्टॉलमेंट में, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ शेयर होल्डर्स उनके कुछ इंस्टॉलमेंट और अलॉटमेंट्स या फिर इंस्टॉलमेंट मींस अलॉटमेंट्स और कॉल्स के पेमेंट नहीं कर पाते हैं। उस केस में कंपनी क्या करती है, शेयर को फॉरफिट करती है। तो एक प्रोसीजर होता है। तो क्या एक प्रोसीजर होता है, ये कैसे होता है, जब हमारे कोई भी शेयर होल्डर्स हमारे अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में कंपनी एक नोटिस भेजती है। कंपनी एक नोटिस भेजती है हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजती है, हमारे शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजती है। और अगर नोटिस के बाद हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पेमेंट कर देते हैं विद इंटरेस्ट विद इन द 14 डेज, अगर विद इंटरेस्ट विद इन द 14 डेज अगर पेमेंट कर देते हैं तो इनको क्या माना जाता है, कॉल इन एरियर माना जाता है। और अगर इन केस ये लोग हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इन केस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में इसको क्या माना जाता है, इसको फॉर इसको माना जाता है, फॉरफिट किया जाता है इनको शेयर्स को। जो ये कैंसिलेशन होता है, एक तरीके से उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। तो जो इस तरीके का जो कैंसिलेशन होता है, इन कैंसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन कैंसिलेशन को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, आगे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस जनरल एंट्रीज दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, जब शेयर्स को इशू किया गया था एट पार पे, और दूसरा क्या होता है, जब शेयर्स को इशू किया गया था एट प्रीमियम पे। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस होता है जब ओरिजिनली इशू किया गया था पार पे। तो पहले केस में बताया गया है कि जब हमारे शेयर्स को ओरिजिनली इशू किया गया था पार पे इशू किया गया था और इनका फॉरफीचर हो रहा है। तो इनका फॉरफीचर करते समय हम लोग देखेंगे कि जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है वो इशू कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। मतलब इसका जनरल एंट्रीज में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए जनरल एंट्रीज ही डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट जनरल एंट्रीज में आते हैं। इसमें क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका जनरल एंट्रीज होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट। तो वन बाय वन देखेंगे किसमें क्या आएगा। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अमाउंट में क्या आता है, शेयर फॉरफीचर अमाउंट में आता है जितना पेमेंट हम रिसीव कर चुके हैं, हमारे शेयर होल्डर से जितना पेमेंट हम लोगों ने रिसीव कर लिया है उसको बोलते हैं, वो उसका अमाउंट जो होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। और जो कॉल्स या अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं आता है उनको अलग अलग से लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, या फिर अगर कॉल का पैसा नहीं आया तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग उस अमाउंट से डेबिट करते हैं जो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट होता है, जो कंपनी कॉल की होती है, मतलब जितना कंपनी ने मांगा। सपोज कंपनी, इन केस कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स इशू कर रखे, कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स इशू कर रखे, और वो कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स इशू कर रखे हैं। और उस केस में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, एक ऐसा शेयर होल्डर था जिन्होंने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट दिया, देन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया। तो एप्लीकेशन का अकाउंट एंड अलॉटमेंट का अमाउंट जो है, सपोज 3 रुपीज एंड 2 रुपीज है, तो उस केस में 3 रुपीज एंड 2 रुपीज इक्वल टू 5 रुपीज करके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो
टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फाइनल कॉल करके आ जाएगा, और शेयर कैपिटल में टू कॉल्ड अप कितना मांगा गया है, टोटल 10 रुपीज, तो यहाँ पे टोटल 10 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम लोगों को पूरा डिटेल्ड में हम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Pernita Limited issued 9,000 shares of 10 rupees each, 4 rupees application, 5 rupees allotment and balance on first and final call। यहाँ पे ये पार पे इशू हो रहा है, कहीं भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, हाँ नहीं है। फिर महिमा वन ऑफ द शेयर होल्डर्स अलॉटेड 3,000 शेयर्स, टोटल कितने इशू किए थे 9,000, जिसमें से महिमा ने ले रखे हैं 3,000 शेयर्स। नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो ये केसेस के हिसाब से जनरल एंट्रीज को पास करनी है। तो पहला केस क्या आया था, महिमा फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स इमीडिएटली, मतलब कि उन्होंने फिर आगे की कॉल्स को मांगा ही नहीं, आगे की कॉल्स को मांगा ही नहीं, तो इसका मतलब होता है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कॉल्ड अप कितना है 4 रुपीज एप्लीकेशन का मांगा गया, और 9 रुपीज इसका मांगा गया, अलॉटमेंट में मांगा गया। इसका मतलब हुआ टोटल 4 + 5 9 रुपीज क्या हो गया हमारा, कॉल्ड अप अमाउंट हो गया। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट हो गया। अब चलिए जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर जो अनकॉल्ड कैपिटल अनकॉल्ड हमारे जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला है, टू अलॉटमेंट मनी 3,000 से टू अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो इसमें एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 3,000 शेयर्स इंटू 9 रुपीज, मतलब कॉल्ड अप अमाउंट के हिसाब से आएगा। शेयर फॉरफीचर में जितना अमाउंट हमको मिल गया है 4 रुपीज के हिसाब से आएगा, 3,000 इंटू 4 रुपीज, और जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है 5 रुपीज नहीं मिला है, तो 3,000 इंटू 5 रुपीज। ठीक है, हाँ ओके। अब चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस में क्या हुआ, महिमा फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगा गया। पहले तो जो हमारे महिमा थी, महिमा ने अलॉटमेंट मनी भी पेड किया, अलॉटमेंट मनी भी नहीं दे पाई, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था वो भी नहीं दे पाए। तो इसका कॉल्ड अप अमाउंट सबसे पहले कितना है, 10 रुपीज, क्योंकि सब सारा रुपया मांगा गया है। ठीक है, 10 रुपीज। फिर चलिए जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री में आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 इंटू 10 रुपीज, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट जितना रिसीव हुआ है 3,000 इंटू 4 रुपीज, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,000 इंटू अलॉटमेंट में 5 रुपीज, 3,000 इंटू 5 रुपीज, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,000 इंटू 1 रुपीज, जो बैलेंस है। ठीक है, ओके। फिर आगे बात करेंगे, अगर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अगर जो फॉरफीचर हो रहा है, अगर जो शेयर्स ओरिजिनली इशू किए गए थे प्रीमियम पे इशू किए गए थे, मतलब जब हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया था तो प्रीमियम पे इशू किया था। इस केस में क्या होता है, दो तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इस केस में टू केसेस आ सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसको, दो तरीके के केसेस आ सकते हैं हमारे पास। व्हेन द प्रीमियम इज इशूड एंड रिसीव्ड, इशूड इज ड्यू एंड रिसीव्ड, मतलब कि अगर जो हमारा पेमेंट है, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो रिसीव हुआ है, ड्यू भी हुआ है, रिसीव भी हुआ है। और दूसरा केस में क्या होता है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो ड्यू तो हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो पहला केस देखेंगे, ड्यू एंड रिसीव्ड। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ड्यू एंड रिसीव्ड के केस में हम लोग करते हैं, जब हमें प्रीमियम का अमाउंट जो है हमारा प्रीमियम का अमाउंट ड्यू भी हो गया है और रिसीव्ड भी हो गया है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम का अमाउंट जो होता है वो हमारा गेन होता है, तो इसलिए जो प्रीमियम का अकाउंट होता है उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो गेन होता है कंपनी का, उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बाकी का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जो शेयर कैपिटल होता है, हाँ एक्चुअली क्या होता है, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको कैंसिल हम लोग नहीं करते हैं, कंपनी कैंसिल नहीं करती है। ठीक है, ओके। एंड इसका जनरल एंट्रीज कैसे होता है, इसका जनरल एंट्रीज होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब इसमें अमाउंट कितना आएगा,
अमाउंट आएगा इसमें कॉल्ड अप माइनस प्रीमियम। एग्जैक्टली होता क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आता है, कॉल्ड अप जितना कॉल किया है माइनस प्रीमियम माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो कैसे होता है कॉल्ड अप माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एक्सक्लूड करके लिखना है। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो उसको एक्सक्लूड करके लिखना है, उसको कहीं पे भी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड करके नहीं लिखना है, बस इतना कहने का मतलब है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अमाउंट में जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ होता है, फिर शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग, अलॉटमेंट का अमाउंट लिखते हैं जितना भी कॉल अनपेड होगा मतलब फेलियर होगा उतना माइनस प्रीमियम, मतलब कि क्या हुआ कि प्रीमियम को एक्सक्लूड करके लिखना है, कहीं पे प्रीमियम को शो नहीं करना है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन देखेंगे उससे हम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। PQR Limited issue 3000 shares of 10 rupees each at a premium of 3 rupees per share। ठीक है, पेबल एज 3 रुपीज एप्लीकेशन। प्रीमियम कितना है पहले देख लो, प्रीमियम 3 रुपया करके 3 रुपीज, एंड एप्लीकेशन हम लोगों पे मिला है 7 रुपीज, अलॉटमेंट एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, मतलब ये कितना रहा होगा 6+1, 6 रुपीज अलॉटमेंट मनी प्लस 1 रुपीज प्रीमियम मनी एंड 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Mohina, a shareholder holding 700 shares, failed to pay the final call। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया है, ओके, 3 रुपीज मीन्स फेल किया है। अब इसका फॉरफीचर का एंट्री करना है। ठीक है, 3 रुपीज फेल किया है, तो इसमें क्या हुआ, देखो केस में जो इशू किया गया था प्रीमियम पे, और प्रीमियम ड्यू भी हुआ, प्रीमियम रिसीव्ड भी हुआ। यहाँ पे प्रीमियम रिसीव्ड हुआ तो इस केस में क्या करेंगे, प्रीमियम का कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जनरल एंट्री करते समय प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम कंपनी का गेन होता है और कंपनी अपने गेन को नहीं दिखाई। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। हाँ, तो इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 शेयर जो फेलियर हुआ है मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप कितना हुआ, कॉल्ड अप 3 रुपीज प्लस 7 रुपीज प्लस 3 रुपीज, मतलब कितना हुआ 13 रुपीज माइनस 13 रुपीज माइनस 3 रुपीज कितना हुआ 10 रुपीज, 700 इंटू 10 रुपीज शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, रिसीव कितना हुआ है 3 रुपीज, कितना हुआ 3 रुपीज प्लस यहाँ पे 7 रुपीज, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 3 रुपीज प्लस 7 रुपीज, 10 रुपीज माइनस 3 रुपीज कितना हुआ ये 7 रुपीज। ठीक है, 7 रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा 700 इंटू 3 रुपीज जितना अमाउंट नहीं मिला है, फेलियर हो गया। ठीक है, ओके, अब इसका कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है प्रीमियम पे इशू हुआ है बट नॉट, प्रीमियम जो है इशू हुआ है उस प्रीमियम पे, एंड प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इस केस में क्या होता है, प्रीमियम हमको मिल गया है बट प्रीमियम हम लोगों को, प्रीमियम हमने ड्यू किया था बट प्रीमियम हमको रिसीव नहीं हुआ है। इस केस में क्या मानती है कंपनी, कंपनी मानती है कि उनको लॉस हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है कंपनी का गेन होता है, और कंपनी इस केस में प्रीमियम को क्या मानती है, लॉस मानती है। अगर कंपनी इसको लॉस मानती है तो इसको क्या करेगी कंपनी, डेबिट करेगी। तो इसका जनरल एंट्रीज देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आता है, कॉल्ड अप माइनस प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट क्योंकि हम लोग अलग में दिखाने वाले हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना, जो प्रीमियम का अमाउंट है जो नहीं मिला है, एंड देन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जितना मिल गया है, टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट, इसमें क्या होता है अनपेड अकाउंट प्लस प्रीमियम, प्रीमियम को इसमें इंक्लूड करते हैं, प्रीमियम को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर शेयर कॉल्स, वही जो कॉल्स हैं हमारे पास, तो ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे।
YSR Limited issue 3000 shares of 10 rupees each at a premium, यहाँ पे कितना है 3 rupees and payable as 3 rupees on application, 7 rupees on allotment and balance on first and final call. बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना आया यहाँ पे 3 रुपीज। बैलेंस कितना आया यहाँ पे 3 रुपीज, ठीक है। नेहा अ शेयर होल्डर इज अलॉटेड 700 शेयर्स। नेहा के पास कितने शेयर्स थे 700 शेयर्स थे। पास अननेसेसरी जनरल एंट्रीज इन केस, अब केस वाइज इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेहा फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर वाज फॉरफिटेड, मतलब यहाँ पे भी तुरंत ही फॉरफिटर कर लिया गया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाई है नेहा, जो है अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाई है, उसके बाद इसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिचेट कर लिया गया है। तो इस केस में अलॉटमेंट में इंक्लूड था प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड था, प्रीमियम ड्यू हुआ बट नॉट रिसीव्ड हुआ, ड्यू हुआ बट नॉट रिसीव्ड हुआ। तो चलिए वन बाय वन करेंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप कितना है हमारा, कॉल्ड अप है 3 रुपीज, 3 रुपीज प्लस 7 रुपीज माइनस प्रीमियम 10 माइनस प्रीमियम 3, मतलब कितना हुआ 7 रुपीज, ठीक है। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपीज के हिसाब से आएगा, 3 रुपीज के हिसाब से आएगा। फिर टू शेयर फॉर फीचर 3 रुपीज जितना रिसीव हुआ है एप्लीकेशन। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं 7 रुपीज, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 7 रुपीज, ठीक है। डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, नेक्स्ट केस है अगर नेहा फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड ऑन द सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल द शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्या हुआ, नेहा ने अलॉटमेंट का नहीं दिया बट इसका जो कॉल का शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी किया है, ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी किया है। तो इस केस में क्या करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट इस केस में आएगा हमारे पास 10 रुपीज, सॉरी 13 रुपीज माइनस 3 रुपीज प्रीमियम, कितना होगा ये 3 रुपीज प्रीमियम, ये कितना हो जाएगा 10 रुपीज। शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज से 700 इंटू 10 रुपीज 7000। फिर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपीज के हिसाब से, इसमें भी वही केस है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। फिर उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर में क्या कितना आएगा, जितना हमको रिसीव हो गया है 3 रुपीज करके 700 इंटू 3। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम करते हैं तो ये कितना आएगा 7 रुपीज के हिसाब से 700 इंटू 7। एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा ये 700 इंटू 3 रुपीज, जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है। ओके, हाँ, ये जो हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर जिसका हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट्स होते हैं, इनके 3 केसेस हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस अगर वीडियो में मैं इसको शूट करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस रिवीजन के बाहर में मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी पूरा डिटेल में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वो वाली वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले री इशू। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, देखो फॉरफीचर तो कर लिया, फॉरफीचर किया ना अभी, फॉरफीचर तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा, इन फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग री इशू भी करेंगे। मतलब री इशू का मतलब होता है इन फॉरफिटेड शेयर्स को, देखो होता क्या है, अब हमने फॉरफीचर कर लिया तो इन शेयर्स का अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब इन शेयर्स का कंपनी करने क्या वाली है, कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स का अ, फिर से इशू करेगी मार्केट में, फिर से क्या करेगी, इशू करेगी मार्केट में। कंपनी क्या करती है, फिर से इशू करती है मार्केट में। तो इशू करने का क्या प्रोसीजर होता है, इशू करने का प्रोसीजर होता है मतलब पब्लिकली फिर से कंपनी पब्लिक को इशू करती है, उसको री इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। फिर से मतलब कंपनी मार्केट में जाती है, पब्लिक के पास जाती है और उसको इशू करती है। तो सेम प्रोसीजर वैसे ही होता है। तो अब इनका हम लोग अकाउंटिंग देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग होता है री इशू ऑफ शेयर्स, अगर हम लोग पार पे करते हैं तो क्या होगा, अगर एट पार होता है तो क्या होगा, एट प्रीमियम होता है तो क्या होगा, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट होता है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। पार के केस में क्या करेंगे हम लोग, डिटेल में हमारे साथ बने रहिए, हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है।
चलिए, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार का मतलब होता है जो हम लोगों ने फॉरफिट किया है शेयर्स, जो हम लोगों ने शेयर को फॉरफिट किया है, उन शेयर्स को हम लोग फिर से रीइश्यू करने वाले हैं पार अमाउंट पे। मतलब पार अमाउंट कितना होता है? पार अमाउंट होता है कि जो इशू प्राइस होता है, जो हम लोग इशू करने वाले हैं, री इशू प्राइस जो होता है इक्वल टू द फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। री इशू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। मतलब जो हम लोग री इशू करने वाले हैं वो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू के इक्वली इशू करने वाले हैं। ठीक है, इसका जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री क्या होता है? जब हम लोग री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से होगा? बैंक अकाउंट जितने पे हम लोग रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू जितने पे हम लोग कर रहे हैं वो अमाउंट, और शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आता है? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक तो। रामा लिमिटेड फॉरफिटेड 800 shares of 10 rupees each fully called up on which 6 rupees were received by the company। रामा लिमिटेड ने 800 शेयर्स को इशू किया 10 रुपीज वाले, ऑन विच 600 रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए? 600, 6 रुपीज, सॉरी 6 रुपीज करके रिसीव हुए। ठीक है, 800 शेयर्स इशू किए थे 10 वाले, जिसमें से 6 रुपए रिसीव हुए। उसके बाद क्या हुआ? शेयर होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स failed to pay the allotment money 2 rupees, and the फाइनल कॉल ₹2। ठीक है, 6 रुपीज रिसीव हो गए थे मतलब अप्लीकेशन के, और जो हमें फेल हुआ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। ठीक है, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी बोलो। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है? रीइश्यू करती है 10 रुपए पे। मतलब हमारा फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए। कंपनी फिर से रीइश्यू कितने पे कर रही है? 10 रुपए पे। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा? इसका जनरल एंट्रीज होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने, पहले तो हम लोग फॉरफीचर का जनरल एंट्री करेंगे, सबसे पहले फॉरफीचर का जनरल एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना कॉल्ड अप है? पूरा कॉल्ड अप है ना, 10 रुपीज करके 8000 इंटू 10 रुपीज टू शेयर फॉरफीचर, जितना रिसीव हुआ है 6 रुपीज, 800 इंटू 6। शेयर allotment account to share allotment account 2 rupees, 800 into 2 rupees to share first and final call 800 into 2 rupees। ठीक है, फिर अब इसको हम लोग रीइश्यू जब करेंगे तो बैंक से पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 10 रुपीज करके आएगा। कितना आएगा? 800 इंटू 10 रुपीज, क्योंकि एट पार पे हो रहा है ना, 10 रुपए पे हो रहा है। ठीक है, फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना होगा? सेम अमाउंट, मतलब जितना हम लोग जितने पे रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है, 10 रुपीज के हिसाब से। ओके, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, इंटू 10 रुपीज कितना आएगा? 8000 रुपीज। ओके, अब चलिए दूसरा केस इसी का देखते हैं। जब हम लोग रीइश्यू करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं। किस पे रीइश्यू कर रहे हैं? प्रीमियम पे। इस केस में क्या होता है? जब हम लोग रीइश्यू कर रहे होते हैं प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, रीइश्यू प्राइस हमारा मोर देन द फेस वैल्यू होता है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? रीइश्यू, मतलब इसका मतलब होता है हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं। मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं मतलब अगर हमने हमारे जो शेयर्स हैं 10 रुपए के थे और उनको फॉरफिट कर लिया गया है, तो अगर इनको रीइश्यू किया जा रहा है तो ये कितने पे किया जा रहा है? 2 रुपया, मतलब 12 रुपीज पे किया जा रहा है। तो 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। 2 रुपया क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, ओके। अब इसका जनरल एंट्रीज देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना अमाउंट आया, टू शेयर कैपिटल मतलब हमारा फेस वैल्यू इशू प्राइस। ठीक है, री इशू पेड अप अमाउंट जितना पेड हो रहा है। ठीक है, मतलब वही फेस वैल्यू, और जो प्रीमियम पे इशू हो रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। इसका चलिए क्वेश्चन करते हैं। करण लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स 10 रुपीज वाले जो इशू किए थे वॉज कॉल्ड अप। ठीक है, 10 रुपया कॉल्ड अप था, आउट ऑफ विच 5 रुपीज रिसीव एंड द बैलेंस अमाउंट वॉज अनपेड। मतलब यहाँ पे पहले फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट द कंपनी फॉरफिटेड दी शेयर्स ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज एंड
कॉल मनी 2 रुपीज। तो सबसे पहले यहाँ पे अलॉटमेंट का एंट्री करना पड़ेगा, सॉरी अलॉटमेंट का नहीं, सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा, देन री इशू करेंगे। कंपनी री इशू करिए 15 रुपीज, तो हमारे फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज, 15 पे री इशू कर रहा है 5 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। जनरल एंट्रीज इस पे पास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 500 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप कितना है पूरा 10 रुपीज इंटू 10 रुपीज टू शेयर फॉरफीचर कितना आएगा जितना अमाउंट हमको रिसीव हो गया है, मतलब 500 इंटू 5 रुपीज, ठीक है। 500 इंटू 5 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 इंटू 3 रुपीज, देन टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 इंटू 2 रुपीज, 500 इंटू 2 रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। मतलब जितना हमें रिसीव नहीं हुआ है, ये हमारे अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से नहीं रिसीव हुआ था और फाइनल कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से नहीं रिसीव हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग इसको जब री इशू करेंगे तो बैंक क्या क्या बात क्या जनरल एंट्री करेंगे, हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट कितना पैसा रिसीव हुआ 5000 इंटू 15 रुपीज करके रिसीव हुआ, 5000 इंटू 50 रुपीज कर 15 रुपीज करके इशू हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे ना बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया टू शेयर कैपिटल, इसका फेस वैल्यू कितना था 10 रुपए के हिसाब से 500 इंटू 10 रुपीज 5000, देन सिक्योरिटी प्रीमियम 500 इंटू 5 रुपीज इज 2500 रुपीज, ठीक है। रीइशू भी हो गया। अच्छा, अब इसका चलिए थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस क्या था, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। सबसे पहले हमने क्या देखा, री इशू किया पार पे, फिर री इशू किया प्रीमियम पे, अब थर्ड केस आता है री इशू करना है डिस्काउंट पे। इसका मतलब क्या होता है, री इशू जब हम लोग कर रहे हैं प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू, मतलब जो हम लोग का री इशू कर रहे हैं प्राइस फेस वैल्यू से कम है, फेस वैल्यू से हमारी जो प्राइस है वो कम है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे मिनिमम अमाउंट कितना हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर देखिए सब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस जो है री इशू हो रहा है कम पे, फेस वैल्यू से कम पे री इशू हो रहा है, इसका मतलब क्या है डिस्काउंट आ रहा होगा। तो हम लोग को तो ये तो पता होना चाहिए ना डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हो सकता है हमारा जो प्री जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो किसके इक्वल हो सकता है, हमारे फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। हमारे ये फॉरफिटेड अमाउंट के शेयर के इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये फॉरफिटेड शेयर्स। हाँ ठीक है। फिर अब बात करेंगे इसके जनरल एंट्रीज के बारे में। जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं हम लोग इसका जनरल एंट्री करते हैं कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, क्योंकि क्या होता है ये हमारा एक तरीके से लॉस होता है। और अगर हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट जो है वो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि ये वहीं से कटने वाला है, शेयर फॉरफीचर से ये अमाउंट कटने वाला है। जो डिस्काउंट का अमाउंट है शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर से कटने वाला है, इसीलिए शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं टू शेयर, शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, जितना री इशू प्राइस होगा, जितने पे हम लोग री इशू कर रहे होंगे, फॉरफीचर पे कितना आएगा, डिस्काउंट जितना अलाउड होगा, एंड शेयर कैपिटल कितना होगा, शेयर कैपिटल जितना री इशू हो रहा होगा पेड अप वैल्यू, ठीक है, मतलब कि एज अ फेस वैल्यू मान लो, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देवनीत लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, कितने 100 शेयर 10 रुपए वाले, कॉल्ड अप कितना था 10 रुपए पे था, ऑफ विच 7 रुपीज वर रिसीव्ड, 7 रुपीज रिसीव्ड हो गया एंड फाइनल कॉल रिमेन्स अनपेड, 3 रुपए करके 3 रुपीज करके अनपेड अमाउंट है, ठीक है। These shares were later reissued at 8 रुपीज। अच्छा, फिर से ये शेयर्स को रीइशू किया गया, कितने रुपए पे 8 रुपीज, मतलब कि फेस वैल्यू 10 रुपया है, 8 रुपए पे रीइशू कर रहा है, मतलब क्या होगा, डिस्काउंट आएगा, मतलब क्या होगा डिस्काउंट आएगा। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज मतलब 1000,
फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आएगा 100 रुपीज, जितना रिसीव हुआ है 7 रुपीज, 100 शेयर्स इंटू 7 रुपीज 700 रुपीज। देन द फाइनल कॉल में कितना आएगा, जितना रिमेन मतलब अनपेड है 100 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, 100 शेयर्स इंटू 3 रुपीज। ठीक है, फिर अब इसको रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, रीइशू कितने पे कर रहे हैं 8 रुपीज पे कर रहे हैं, तो कितना आएगा 100 शेयर्स इंटू 8 बैंक अकाउंट, जितना रिसीव कर रहे हैं 8 रुपीज करके। फिर जितना डिस्काउंट दे रहे हैं 2 रुपीज करके, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको क्या किस नाम से आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या नाम से आएगा, टू शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, मतलब टोटल फेस वैल्यू के हिसाब से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है इसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होता है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाता है बैलेंस शीट में ना। अच्छा, जितना भी बैलेंस होगा फॉरफीचर अमाउंट का एट द लास्ट, एट द एंड, जितना भी बैलेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बैलेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस लेफ्ट, उसको हम लोग किस में डाल देंगे, उसको एज अ कैपिटल गेन कंसीडर करते हैं और उसको कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर सेपरेटली इन अ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। इसका एंट्री क्या होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन होता है जब दो तरीके से हो सकता है, व्हेन द ऑल शेयर्स आर फॉरफिटेड, ऑल शेयर फॉरफिटेड आर रीइशूड, जो जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे सारे रीइशू हो गए। दूसरा केस होता है जब हमारे जितने फॉरफिटेड शेयर्स थे उनके कुछ पार्ट मतलब थोड़े शेयर्स या जितने भी शेयर्स पूरे रीइशू नहीं हुए। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर या फिर पूरे इशू हो गए, पहला केस, रीइशू हो गए पहला केस। दूसरा केस होता है पूरे रीइशू नहीं हुए। ठीक है, तो पहला केस में चलते हैं, व्हेन द ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ऑल शेयर्स आर रीइशूड हो रहा है या पार पे या प्रीमियम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा उसको, क्रेडिट बैलेंस आएगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हाँ ओके। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और शेयर फॉरफीचर का ट्रीटमेंट देखते हैं। रमन लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स 10 रुपीज वाले fully called up on which 6 rupees has been received by the company. The shareholder of these shares failed to pay the amount due on allotment 2 rupees. मतलब फेल कितना हुआ, अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज, 800 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, कॉल्ड अप था कितना 6 रुपीज, फुली कॉल्ड अप सॉरी 10 रुपीज फुली कॉल्ड अप था, ऑन विच 6 रुपया रिसीव हो गए, ऑन विच 6 रुपया रिसीव हो गए। एंड द जो फेलियर हुआ 2 रुपया अलॉटमेंट का, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज। ठीक है, द शेयर्स आर रीइशूड कर रही है कंपनी 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से, फुली पेड अप, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे, जितने शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट किए थे, क्या उतने शेयर्स रीइशू हो रहे, इक्वल है ना। तो दो केस था, एक इक्वल और एक अनइक्वल, तो इसमें क्या है, ये हमारा जो केस है ये इक्वल का केस है। ठीक है, मतलब कि जितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे उतने ही रीइशू हो रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा अमाउंट जो है, जो फॉरफीचर का अमाउंट आएगा उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, जितना बैलेंस अमाउंट आएगा। चलिए देखते हैं, इसका सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट 800 इंटू 10 रुपीज कॉल्ड अप 10 रुपीज, टू शेयर फॉरफीचर जितना रिसीव हुआ 800 इंटू 6 रुपीज, टू शेयर अलॉटमेंट जितना
अनपेड था अलॉटमेंट का 2 रुपीज एंड द शेयर फाइनल कॉल्ड 2 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम लोग फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब रीइशू की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हमारा, जितना रीइशूड प्राइस है, मतलब कि रीइशूड प्राइस जितना भी है 10 रुपीज पे रीइशू किया है, ठीक है। तो रीइशूड एंड टू शेयर कैपिटल ये कितना पे आएगा हमारा, ये आएगा हमारा फेस वैल्यू पे, शेयर कैपिटल आएगा हमारा फेस वैल्यू पे, ठीक है। 10 रुपीज 800 इंटू 10 रुपीज। फिर आएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कि जितना भी फॉर फ्यूचर का अमाउंट है हमारा, बैलेंस अमाउंट तो इतना ही है ना पूरा 800, इसको क्या करेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट इज इक्वल टू कितना आएगा, अमाउंट आएगा 4800, ठीक है 4800। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जब इसका दूसरा जो पार्ट था, जब सारे शेयर्स, जो सारे फॉरफिटेड शेयर्स, सभी फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे हैं, उस केस में क्या होता है, हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसको निकालना पड़ता है। उसको निकालना पड़ता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला है। क्या होता है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, जितना टोटल अमाउंट फॉरफिटेड है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, उसमें माइनस करते हैं शेयर फॉरफिटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू, मतलब वही जो अमाउंट फॉरफिटेड हुआ है एट द टाइम ऑफ रीइशू, मतलब कि डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ हुआ है, वो सारी चीजों का डिपेंड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिपाक्षी लिमिटेड forfeited 750 shares of 10 rupees fully called up for the non payment of allotment money 3 rupees, ठीक है। fully called up था, non payment of allotment rupees 3 rupees and final call was 4 rupees, ठीक है। out of 500 shares were reissued, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे हैं, इसमें पार्ट ऑफ शेयर्स, मतलब 750 में से हम लोग 500 शेयर्स ही रीइशू कर रहे हैं एट 7 रुपीज, कॉल्ड अप कितना था 9 रुपीज, ठीक है। अब चलिए इसका जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले फॉर फीचर का जनरल एंट्री, ये हमारा फुली कॉल्ड अप था 10 रुपीज के हिसाब से, 750 इंटू 10 रुपीज, शेयर कैपिटल अकाउंट 750 इंटू 10 रुपीज, तो शेयर फॉर फीचर जितना रिसीव हुआ है, रिसीव कितना हुआ है ध्यान से देखो, पहले नॉन रिसीव मतलब जितना अनपेड कितना है 3 रुपीज प्लस 4 रुपीज कितना हुआ 7 रुपीज, इसमें 10 रुपीज में से माइनस करेंगे 7 रुपीज तो कितना आएगा ये 3 रुपीज। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया, सॉरी फॉर फीचर का अमाउंट आ गया, अलॉटमेंट में कितना आएगा 3 रुपीज के हिसाब से, 750 इंटू 3 रुपीज, ये यहाँ का अमाउंट है जितना अनपेड है। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना आएगा 750 इंटू 4 रुपीज, ठीक है। फिर हम लोग इसको री इशू करेंगे तो कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, री इशू प्राइस कितना है 7 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स इंटू 7 रुपीज, देन शेयर फॉर फीचर, यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 9 रुपया कॉल्ड अप था एंड इशू कितने पे हो रहा है 7 रुपीज पे, तो 2 रुपया क्या है, 2 रुपया डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, हाँ डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो उसको शेयर फॉर फीचर के अकाउंट से 2 रुपीज, देन शेयर कैपिटल अकाउंट कितना कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट 9 रुपीज के हिसाब से 500 इंटू 9। फिर फॉरफीचर का अमाउंट जितना भी है वो ट्रांसफर हो जाएगा कितना, कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे कितना है, फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 2250, कितना है 2250 माइनस जो डिस्काउंट हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ 1000, कितना आया शेयर फॉरफीचर 1000। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट करना होता है, जो हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से निकालना होता है, सबसे पहले वो निकालते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, अमाउंट फॉरफिटेड कितना हो 2250 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 750 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रीइशू कितने हैं, नंबर ऑफ रीइशू 500, ये कितना आया 1500,
ठीक है। 1500 शेयर्स में से 1500 में से फॉरफीचर में से 1000 का माइनस करेंगे जो कि डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, जो कि डिस्काउंट हो चुका है, -1000। टोटल कितना आया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने के लिए? 500 रुपीज। कितना आया यहाँ पे? 500 रुपीज। हाँ, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग सारी बातों को मतलब बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को भी देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्लोजर कैसे करते हैं हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो किसके हिसाब से बनाते हैं? शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो उसमें जो फॉर्मूला, जो मेथड लिखा हुआ है, मतलब जो फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। और बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। बैंक अकाउंट अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग का जो फॉर्मेट है, पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल, फिर लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग हमारे जो शेयर्स होते हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हमारे अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी और प्रेफरेंस को अलग अलग करके लिखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं शेयर कैपिटल को। सबसे पहले अथोराइज लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना हमारा अथोराइज प्राइस है उसके मतलब जितना हमारा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसके हिसाब से। फिर इशूड शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप। इसमें से माइनस करते हैं कॉल इन एरियर और ऐड करते हैं शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफिटेड। इसको ऐड करके दिखाते हैं, तब हमारा आता है क्या? शेयर कैपिटल। देन शेयर कैपिटल के बाद आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे दिखाते हैं। और भी सारे रिजर्व जो भी हमारे रहते हैं वो सारे भी दिखाते हैं, जैसे कि और भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिजर्व, कोई भी रिजर्व रहता है उसको भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में हम लोग क्या दिखाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी क्या होती हैं? जो मोर देन 12 मंथ्स की होती हैं, तो उनको हम लोग उनके सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। फिर अदर लायबिलिटीज के अंदर हम लोग क्या दिखाते हैं? अदर लायबिलिटीज के अंदर जो करंट लायबिलिटीज, सॉरी, करंट लायबिलिटीज होती हैं जो हमारी लायबिलिटीज विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स की होती हैं, उनको हम लोग करंट लायबिलिटीज के अंदर डालते हैं। और इसमें कॉल इन एरियर जो होता है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, कॉल इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर जाता है। ठीक है, के अंदर बैठता है। ठीक है, उसके बाद असेट्स में जाता है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स आता है। फिक्स असेट्स में लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आता है करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश वगैरह, स्टॉक वगैरह, डेटर्स वगैरह, सारे सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये हमारा बैलेंस शीट, वो कैश बैंक अकाउंट से रिगार्डिंग है। बैंक अकाउंट हम लोग इस क्वेश्चन में, हमारे इस टॉपिक में बैंक अकाउंट से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एज अ सेम, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं, डेबिट करते हैं जितना रिसीव हुआ है, रिसिप्ट्स को, सारी रिसिप्ट्स को डेबिट करते हैं, पेमेंट्स को क्रेडिट करते हैं, सेम एज वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बैंक अकाउंट बनाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा जो ये इसके बाद हम लोग बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं हमारा ये क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। A to Z सब कुछ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन वाइज। वो CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, दोनों बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियोस को शेयर करें। ओके।
थैंक यू सो मच।